क्वेश्चन है, जिन अव्यय का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि के भावों से होता है, यानी जो वक्ता है उसके हर्ष और शोक आदि के भावों से होता है, तो वे क्या होते हैं, यानी उन वाक्यों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है विषमादि बोधक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक। तो देखो किसी के हर्ष, शोक, दुख, सुख, आश्चर्य वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो इनके जो भाव होते हैं ये सब विषमादि बोधक अव्यय में आते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो बेटी बेटियां, यानी ये जो है एक वचन और बहुवचन के जोड़े दिए हुए हैं। बेटी का बहुवचन होता है बेटियां, डिबिया डिबिये। तो देखो यहाँ पर गलत यानी सही नहीं है, ये बताना है जो सा गलत है। तो डिबिया का जो बहुवचन रूप होता है वो डिबियाँ होता है। ठीक है, यानी डिबियाँ यहाँ होता है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जबकि श्रोता का बहुवचन श्रोतागण होता है और वधु का बहुवचन वधुएं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, यानी कन्नौजी जो है ये हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। देखो अगर बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी की कई सारी जो उपबोलियां हैं या कह सकते हो बोली है। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि ये जो कन्नौजी है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो आपको ध्यान रखना है। देखो जो पश्चिमी हिंदी है, तो पश्चिमी हिंदी की कुछ बोलियां हैं, कुछ उपबोलियां हैं, और ये जो हिंदी की उपबोलियां हैं उनको देखते हैं हम कौन कौन सी हिंदी की यानी पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं पश्चिमी हिंदी। ठीक, पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख 5 बोलियां हैं, और 5 बोलियां आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी 5 बोलियां हैं। एक तो है खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक, दूसरी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। तीसरी बुंदेली, बुंदेली। चौथी कन्नौजी, चौथी कन्नौजी। और 5वीं है हरियाणवी, 5वीं हरियाणवी। अच्छा, इस हरियाणवी को बांगरू भाषा भी कहा जाता, याद रखना। ठीक है, बांगरू भाषा। तो ये प्रमुख पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी या बांगरू। ठीक, और इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन में यही सवाल पूछा गया है कि देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था कि कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। तो कन्नौजी जो है पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी की है, राजस्थानी की है या पहाड़ी हिंदी की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की ये उपभाषा। ठीक है, याद रखना। फिर है नेक्स्ट, पुनर्जन्म की संधि विच्छेद क्या होगा। पुनर्जन्म, तो देखो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका होता पुनः प्लस जन्म। ठीक है, पुनः प्लस जन्म। और इसमें अगर पूछ ले संधि कौन सी है, तो इसमें विसर्ग संधि हमारी हो जाती है। ठीक है, विसर्ग संधि इसमें हो जाती है। संधि के बारे में मैंने आपको कल भी डिटेल में बताया, तो आज डिटेल में नहीं बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर कौन सा है। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है। देखो अगर संयुक्त स्वर की बात करते हैं तो संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन के बारे में मैंने एक दिन आपको बताया था। ठीक है, और देखो आज फिर मैं बता रहा हूँ उसी को जो कल मैंने आपको बताया था, उसी पेपर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो संयुक्त व्यंजन होते 4 और संयुक्त स्वर भी होते 4। ठीक, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन है ग, श, त्र और श्र। जो ग है ये ज और अह से मिलकर के बना है। जो श है वो क और श से मिलकर के बना है। जो त्र है ये त प्लस र से मिलकर बना है। और श्र है श और र से मिलकर के बना है। ठीक है, तो ये तो सब हो गए संयुक्त व्यंजन। बात कर लेते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है। ए जो ए और आ से मिलकर के बनता है, फिर ए जो ए और ए से मिलकर के बनता है, ओ जो ए और ऊ से मिलकर के बनता है, और औ जो ए और औ से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये संयुक्त स्वर में आ जाते हैं। ठीक, तो इनमें से संयुक्त स्वर ए, ओ, औ
ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। संयुक्त स्वर बताना, उ, ई, उ, ए, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हरिपद, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। ठीक, तो इसमें अगर अलंकार की बात करते हैं तो देखो इसमें जो है हरि के पदों की तुलना, यानी कि हरि के चरणों की तुलना की जा रही है और किससे, कमल से। ठीक है, हरि के पद माने पैर, हरि के पैरों की यानी हरि के जो चरण है उसकी तुलना की जा रही है कमल से। ठीक, यानी कि हरि के जो पैर हैं वो कमल जैसे कोमल हैं। ठीक, जो सबको सुख दे, जो सबको जो है वो सुख देते हैं, यानी सीधे सीधे अगर बात करी जाए तो इसमें तुलना की जा रही है, और जो तुलना की जाती है तो उसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार उसमें हो जाता है। ठीक है, जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए तो उसको उसमें अलंकार होता है उपमा अलंकार। तो इसका ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। तो कर्मवाच्य यानी कर्मवाच्य इसमें बताना है, तो इसका हो जाएगा राम खाना खाएगा, राम खाना खाता है, ये गलत हो जाएगा, राम से खाना खाया जाएगा। हाँ, ऑप्शन बी जो है इसमें सही हो जाएगा, राम से खाना खाया जाएगा। ये क्या है, ये कर्मवाच्य रूप बन जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए, यानी इसमें अशुद्ध बताना है कौन सा है। तो हम लिखेंगे कि मेरा आज खाने का मन नहीं है, खाने का मन नहीं है, नहीं होती या होता है नहीं, खाने का मन नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है जिसे क्षमा न किया जा सके, जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए शब्द बताइए। तो जिसे न किया जा सके, अक्षमा, अक्षाम्य, अक्षम्य या अक्षम्य। तो अक्षम्य इसमें यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अक्षम्य। ठीक, नेक्स्ट है हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस बताइए। देखो हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, इसमें जो है किस प्रकार का आभास हो रहा है, तो इसमें भयानक, मतलब एक तरीके से भय का आभास हो रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, भयानक रस इसमें हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक बार मैंने जो है कंटिन्यू में बता रहा हूँ तुमसे, जो दो तीन हमारे प्रैक्टिस सेट हुए हैं हर प्रैक्टिस सेट में रस का क्वेश्चन आया हुआ है और रस के बारे में मैंने आपको डिटेल किया हुआ है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रस के कितने अवयव होते हैं, और जो अवयव जितने भी होते हैं, ठीक है, ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो इनमें से जितने अवयव हैं वो लिखने हैं, और फिर उन सभी अवयवों के कितने कितने स्थायी भाव हैं, ठीक है, उनके कितने कितने भाग हैं, वो जो अवयव हैं उनके कितने कितने भाग हैं वो भी आपको लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अनुस्वार का चिन्ह क्या है, यानी अनुस्वार का चिन्ह है स्वर के पहले 2 बिंदी, स्वर के ऊपर चंद्रबिंदी, स्वर के आगे 2 बिंदी या स्वर के ऊपर 1 बिंदी। देखो अनुस्वार किसको बोलते हैं, अगर मैंने ये लिखा ए क्या है, ये स्वर है और इसके ऊपर 1 बिंदी लगा दी मैंने, ठीक है, स्वर के ऊपर 1 बिंदी, तो ये बन जाता अनुस्वार। ठीक, तो स्वर के ऊपर 1 बिंदी यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मैंने एक दिन आपको बताया था जो चिन्ह थे, ठीक है, चिन्हों के बारे में भी मैंने आपको एक दिन बताया, तो चिन्हों के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से चिन्ह मैंने बताए थे। ठीक, अगर रिवाइज करने की बात करते हैं तो देखो रिवाइज मैं करवा देता हूँ, तो मैंने आपको शायद उस दिन बताए थे। ठीक है, ये तो अल्प विराम का चिन्ह था, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये उद्धरण चिन्ह आ जाता। ठीक, ये योजक चिन्ह आ जाता, ये हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह आ जाता, ये लाघव चिन्ह आ जाता, और ये लोप चिन्ह आ जाता। ठीक है, ये प्रमुख चिन्ह थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, यानी स्त्री के कौन से पर्यायवाची, तीनों पर्यायवाची स्त्री के दिए हुए हैं इन ऑप्शनों में। ठीक है, तो देखो त्रिया वनिता नारी, त्रिया धनिता नारी, देखो धनिता नहीं होता, पनिता नहीं होता और पर्या भी नहीं होता, तो त्रिया वनिता और नारी। ठीक, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिया वनिता और नारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 51, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण है। यानी जो व्यभिचारी भाव होता है इसको संचारी भाव कहने का क्या कारण है, यानी क्यों व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहा जाता। ऑप्शन पढ़ते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं, ये सभी रसों को जागृत करते हैं। देखो जागृत ऐसी कोई बात नहीं है कि जो व्यभिचारी भाव हैं ये सभी रसों को जागृत करेंगे, ठीक है। ये सभी रसों के उद्बोधक होते हैं, नहीं। ये सभी रसों में विचरण करते हैं, विचरण नहीं संचरण करते हैं, ये सभी रसों में संचरण करते हैं, इसीलिए व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संचारी भाव के कितने भेद होते हैं, ठीक है। संचारी भाव कितने भेद होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे। यानी इनकी जो है वो रचना की भाषा बतानी है, किस भाषा में यानी किस बोली में ये रचना करते थे। तो देखो आपको रसखान और रहीम ये दो को तो आपको नाम याद होगा, ठीक है। तो ये जो रहीम है, रसखान है, ये ब्रज भाषा के बहुत अच्छे कवि माने जाते थे, ठीक है। यानी ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक। नेक्स्ट है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी इसमें ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो अंडज पक्षी का होता है, खग भी होता है, नभचर भी होता है, लेकिन पंकज किसमें होता है, पंक प्लस जय यानी कीचड़ में उत्पन्न, यानी ये किसका होगा, ये होगा कमल का, ठीक। ये कमल का होता है, ये पक्षी का नहीं होता। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। उपमा अलंकार का कौन सा तत्व नहीं है। देखो अगर उपमा अलंकार की हम बात करते हैं तो उपमा अलंकार के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। देखो उपमा अलंकार जो है, उपमा अलंकार, एक तो मैंने बताया इस उपमा अलंकार में क्या होता है, इस उपमा अलंकार में किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, ठीक है, उसको उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक। और अगर पूछा जाए उपमा अलंकार के कितने तत्व होते हैं तो आपको याद रखना इसके 4 तत्व होते हैं प्रमुख। कितने तत्व, 4 तत्व, ठीक। और चारों तत्व आपको याद रखना है, पूछा जाता है। एक तो होता उपमेय, एक तो होता उपमेय, एक उपमान, उपमेय उपमान, एक वाचक शब्द और एक होता साधारण धर्म, ठीक है। तो आपको याद रखना है उपमा अलंकार के कितने तत्व होते हैं, 4, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है। ये आपको याद रखना, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए, ठीक। यानी इधर सूची 1 में मुहावरे दिए हुए हैं और सूची 2 में उनका अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। और आपको जो है इनको ऑप्शन के हिसाब से लगाना है, ठीक है। यानी पहला मुहावरा है करवटें बदलना। तो करवटें बदलना का अर्थ क्या होता है, असर होना, धक्के खाना, लगातार काम में लगे रहना या बेचैनी के कारण न सो पाना। देखो करवटें बदलने का आता बेचैनी के कारण न सो पाना, ठीक। यानी एक का तो ई हो गया, एक का ई किस में है, पहले में है और दूसरे में है। तो सी और डी यानी ए और बी में तो एक का ई है, सी और डी में नहीं है, तो इनको एलिमिनेट करके हम काट सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फिर कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल मतलब असर होना, धक्के खाना या लगातार काम में लगे रहना। तो कोल्हू का बैल होने का मतलब है कि लगातार काम में लगे रहना। तो 2 का ई हो जाएगा, 2 का ई। तो 2 का ई देखो, 2 का ई, अच्छा इसमें पहले का तो बड़ी ई था ना, पहले का बड़ी ई तो इसमें ही बैठा, तो यही पहले से ही पता चल जाएगा, ठीक है। हालांकि और चेक करते, कोल्हू का बैल होना, लगातार काम में लगे रहना, यानी ई हो जाएगा दूसरे का। हवा लगना, हवा लगने का मतलब होता असर होना, ठीक है। तो इसका तीसरे का हो जाएगा ए, तो तीसरे का ए हो जाएगा। और चौथे का ठोकरे खाने का मतलब धक्के खाना, यानी 4 का हो जाएगा आ, तो 4 का हो जाएगा आ, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या भीष्म शाहनी। देखो चंद्रगुप्त जो नाटक है एक, इसके रचयिता की अगर बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद जो है वो इसके रचयिता है, ठीक है। अच्छा कुछ और नाटक मैं आपको बता रहा हूँ, इन नाटकों को याद रखना, ठीक है। ये नाटक और इनके
रचनाकार आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं विद्या, अगर आपको पता है तो रिवाइज करना मेरे साथ साथ। विद्या सुंदर नाटक है ये, विद्या सुंदर, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, ये सब किसके नाटक हैं? विद्या सुंदर, रत्नावली, कर्पूर मंजरी और भारत दुर्दशा, ये किसके नाटक हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है, ठीक है। तो कुछ नाटक ये याद रखने हैं आपको। कुछ नाटक और हैं जैसे सन्यासी, आधी रात, सिंदूर की होली, चक्रव्यूह, ये कुछ नाटक हैं, ठीक है। और ये जो नाटक है किसके हैं याद रखना है, ये नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक। ये नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है। कौन कौन से? सन्यासी, आधी रात, सिंदूर की होली, चक्रव्यूह, ये सब लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट नाटक है दोस्तों, लिख के रखना इनको। करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी, ये किसके हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के नाटक है, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनका संबंध अध्यात्म से है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी जिनका संबंध अध्यात्म से होता उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक नहीं होता, कई बार वर्तनी शुद्धि में भी ये शब्द आ जाता, तो ये आध्यात्मिक होता ना कि आध्यात्मिक, ठीक, आध्यात्मिक। नेक्स्ट है 58, हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखित, ठीक है। जैसे मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो हस्तलिखित है ना। मैं जो आपको ये दे रहा हूँ ये हस्तलिखित है, यानी हाथ से लिखित, तो हाथ पर लिखित, हाथ के लिए लिखित, हाथ में लिखित नहीं, हाथ से लिखित। क्या बोलोगे? हाथ से लिखित, ठीक। अच्छा, इसमें आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि हाथ से लिखित या हस्तलिखित में कौन सा समास होगा, ठीक है, कौन सा समास होगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ, इसमें तत्पुरुष समास होगा, लेकिन तत्पुरुष में से कौन सा तत्पुरुष समास होगा ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आके आप ज़रूर बताएं, ठीक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज कौन सा नहीं है? देखो, टोपी, पेट, लाठी, गमला। तो आपको याद रखना है कि टोपी जो है ना ये देशज है, पेट भी देशज है, लाठी भी देशज है, लेकिन गमला जो शब्द है ये विदेशज है। और ये गमला शब्द कहाँ का है? तो आपको भी याद रखना है ये पुर्तगाली शब्द है। कहाँ का है? पुर्तगाल का शब्द है। अच्छा, अगर कुछ और शब्दों की बात करते हैं ना, मैंने एक दिन भी आपको बताए थे, कुछ शब्द लिख के दिए थे, इम्पोर्टेंट शब्द थे, ठीक है दोस्तों। आज भी मैं कुछ आपको शब्द बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं, आपको हमेशा वो शब्द याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं? देखो, आज की अगर बात करते हैं हम जैसे शब्द है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया शब्द। जैसे एक शब्द है डॉक्टर, मलेरिया है, डॉक्टर। पिन, लाइब्रेरी, टॉफ़ी। ये किस भाषा के शब्द हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको पता है तो। मैं बता देता हूँ, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कुछ और हैं जैसे यतीम, हुक्म, लिफाफा, शराब, नहर, नकल,
किताब, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? तो आपको हमेशा याद रखोगे आप, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा? अरबी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट है सरकार, बर्फी, बर्फी, मकान, जादू, जुर्माना, कुश्ती, ये सब किस भाषा के हैं? हमेशा याद रखोगे, फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं दोस्तों। कुछ शब्द मैंने एक दिन पहले बताए थे, ठीक है, वो शब्द आपको याद रखना है जो उस दिन बताए थे, और कुछ ये आज बता रहा हूँ, इनको आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 60। वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? यानी वी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? मैंने देखो आपको एक दिन और बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता धातु शब्द, ठीक है, या मूल शब्द। तो मूल शब्द के जो बाद में लगता है उसको तो बोलते प्रत्यय, जो मूल शब्द के बाद में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है, और जो मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बताना हमें कि वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है। तो देखो ये बहन शब्द है, इसमें कोई वी उपसर्ग नहीं है, भीम में नहीं है, बियर में नहीं है, लेकिन वी मुख, वी प्लस मुख, इसमें जो धातु शब्द है यानी मूल शब्द है वो मुख है, और मुख से पहले क्या जुड़ा हुआ है? वी। तो इसलिए इसमें वी क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? देखो मैं इसको आपको लिख के मात्राएं गिनवा देता हूँ। ठीक है, राम नाम की लूट है, ये शब्द है। ठीक है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ठीक है, यही तो शब्द है। देखो एक बार चेक कर लेते, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ठीक, देखो इसमें हमें मात्राएं गिननी है। ठीक है, तो मात्राएं किस तरीके से गिनते हैं? देखो अगर बड़ी मात्रा है, ठीक है, अगर बड़ी मात्रा है तो वहाँ पर लघु दीर्घ का प्रयोग करते, और दीर्घ या गुरु कह सकते हो आप, है ना। और जहाँ छोटी मात्रा है और या सिंगल वर्ण है तो वहाँ पर आप दीर्घ का लघु का प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे राम है, राम, तो रे और रे पे आगे डंडा लगा हुआ यानी बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप गुरु का प्रयोग करोगे। मैं सिंगल वर्ण है तो यहाँ पर आप लघु का प्रयोग करोगे। ठीक है, फिर ना आ गया, ना आ गया तो फिर आप गुरु, यहाँ पर लघु। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या की बड़ी ई आ गया तो यहाँ पर फिर गुरु। लूट यानी बड़ी ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया तो फिर यहाँ पर गुरु। ठीक है, टे सिंगल है तो यहाँ पर लघु। ठीक है पे फिर गुरु। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पर देखो, लूट यानी गुरु लघु, सके से में लघु, और के ए में क्या आएगा? ए में गुरु। ठीक, उसके बाद तो पे गुरु, लूट पे गुरु लघु। ठीक, अब इनको काउंट करेंगे। देखो 2 और 1 3, इसको गिनी जाती, इसमें गिनी जाती 2 मात्राएं, इसमें गिनी जाती 1 मात्राएं। ठीक, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 11 और 2 13। ठीक है, इसमें तो आई 13 मात्राएं। ठीक है, 13 मात्राएं। ठीक, आगे गिनते फिर 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11। इसमें कितनी मात्राएं? इसमें इधर 11 मात्राएं आई। ठीक, यानी कितनी मात्राएं आई? 13 और 11 मात्राएं आई। और आपको ये भी हमेशा याद रखना कि 13 और 11 मात्राएं अगर आती हैं तो उसमें कौन सा छंद होता है? तो 13 और 11 वाली मात्राएं अगर आती तो दोहा
छंद का उदाहरण वह होता है। ठीक है, तो बहरहाल इसमें तो मात्राएं पूछी थी, क्या पूछा था एक बार चेक कर लेते। हाँ, इसमें मात्राएं पूछी थी कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पंक्ति में के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं। तो कुल मिलाकर के कितनी मात्रा हो जाएंगी, 13 ये हो जाती और 11 ये हो जाती। तो 13 और प्लस 11 कितनी हो जाएंगी आपकी, 3 और 1 4 और 3 और 1 4, 1 और 1 2, यानी 24 मात्राएं हमारी हो जाएंगी। तो ऑप्शन इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको मात्राएं गिनने आई हुई। चलो नेक्स्ट है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। यानी हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। तो देखो शब्दों के बाद, ठीक, शब्दों के बाद, शब्दों के बाद जो जोड़ने वाले शब्दांश होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सर्वनाम। नहीं, सर्वनाम नहीं कहोगे, संज्ञा नहीं कहोगे, विशेषण नहीं कहोगे। ठीक है, ऑप्शन एक बस्ता, बी एलिमिनेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ, उपसर्ग। देखो इनको क्या क्या कहा जाता है, उपसर्ग भी आप कह सकते हो। ठीक है, इनको कई बार विभक्ति भी कह सकते हैं हम, और इनको जो है कारक भी कहा जाता है। ठीक, कारक भी कहा जाता। अच्छा, अगर बात करते हैं उदाहरण की कि इनके क्या उदाहरण है, यानी किस तरीके के ये शब्द हैं। देखो जैसे मैंने लिखा, जैसे एक वाक्य लिखा मैंने, राम ने खाना खाया। ठीक है, तो ये है हमारा शब्द, और शब्द के बाद जो लगा हुआ एक शब्दांश है, राम ने खाना खाया। ठीक है, राम को 10 रुपये दिए, राम को 10 रुपये दिए, तो राम को आया यहाँ पे, राम को 10 रुपये दिए। ठीक, राम के लिए साइकिल आई, राम के लिए साइकिल आई, तो यहाँ पर के लिए आया। तो ये राम ने, राम को, राम के लिए, ये शब्द जो जोड़े गए यही शब्द कहलाते हैं उपसर्ग। ठीक है, यही शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या पूछा था इसमें, उपसर्ग नहीं, सॉरी परसर्ग, परसर्ग। ठीक है, परसर्ग या विभक्ति या कारक। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग तो वो होते हैं जो शब्द से पहले जोड़े जाते हैं। ठीक, शब्द से पहले जोड़े जाते हैं, तो ये हो गए परसर्ग। ठीक, तो ने, को, के लिए, यानी जितने भी कारक होते हैं ये कारकों को ही परसर्ग कहा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, परसर्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, क्रोध रूपी अग्नि अर्थात क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है। तो क्रोध रूपी या के जैसा अगर शब्द आ जाए समास विग्रह करने पर, तो उसमें कौन सा समास होता है, आपको याद रखना हमेशा कर्मधारय समास उसमें होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 64 से 68 हमारे क्या हैं, गद्यांश के क्वेश्चन हैं, तो इन गद्यांश के क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, यानी 68 तक हम स्किप करेंगे। उसके बाद 69 पर आएंगे सीधे। ठीक, और 69 जो सब क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा गया है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है ना, यानी समान नहीं है, इनमें से कौन सा जोड़ा। तो देखो अगर बात करते अवधि, तो अवधि का मतलब तो होता समय सीमा। ठीक, अवधि को क्या बोलते हैं, अवधि का अर्थ होता है समय सीमा, और एक है ये अवधि। इस अवधि का क्या मतलब है, इस अवधि का तो मतलब हो गया समय सीमा, लेकिन इस अवधि का क्या मतलब हो गया, ये अवधि क्या है, एक अवधि बोली होती है। ठीक है, एक अवधि बोली है, तो ये इस अवधि का मतलब तो हो गया समय सीमा, इस अवधि का मतलब हो गया बोली। ठीक, तो ये क्या है, ये तो अलग अलग अर्थ के हो गए। चलो खैर आगे ऑप्शन चेक कर लेते। अनुचर और नौकर, इसका एक ही अर्थ होता, तो ये तो भिन्नार्थक होंगे नहीं। ठीक है, ये तो समानार्थक शब्द हो गए, इसमें पूछा भिन्नार्थक, तो जो समानार्थक है ये आंसर नहीं होगा। आदि अंत, आदि अंत, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी समानार्थक शब्द होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अभिनय और नाटक, अभिनय और नाटक ये भी समानार्थक शब्द हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो भिन्नार्थक अर्थ होगा वो किसका किसका होगा, अवधि और इस अवधि, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष चरण रोला छंद के होते हैं। देखो एक दिन जब छंद का टॉपिक आया था, एक क्वेश्चन आया था छंद का, तो उस दिन मैंने आपको छंद के बारे में बताया था। ठीक है, तो मैंने क्या क्या क्वेश्चन बताए थे, एक तो आप, और वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने एक तो पूछा था कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है ना, छंद का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिला। फिर मैंने प्रमुख अंग बताए थे, तो आपको प्रमुख अंग बताने हैं, कितने प्रमुख अंग होते हैं। ठीक, कितने प्रमुख अंग होते हैं। ठीक, और कुछ मैंने आपको बताया था कि ऐसे कुछ छंद हैं जो 2 छंद से मिलकर के बना हुआ, जैसे एक तो है कुंडलिया छंद,
कौन सा, कुंडलिया छंद, और एक बताया था मैंने छप्पया छंद, ठीक है, कुंडलिया और छप्पया छंद, ये 2 छंद बताए थे। तो आपको बताना है कुंडलिया छंद जो है ये तो रोला और दोहा, रोला और दोहा छंद से मिलकर के बना है, और जो छप्पया छंद है ये रोला और उल्लाला छंद, रोला और उल्लाला छंद से मिलकर के बना है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे ये वही पूछा गया है कि प्रथम चरण के 2 चरण दोहा छंद के और शेष चरण 4 चरण के होते हैं, ठीक है, इसमें बताना था। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोहा और रोला जो होता है, दोहा और रोला किस में होता है, कुंडलिया में हो जाता है, ठीक, ये बताया ना, कुंडलिया रोला और दोहा से कुंडलिया मिलता, और रोला और उल्लाला से छप्पे बनता, ठीक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कुंडलिया छंद, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में, अच्छा ऊपर 71 क्वेश्चन, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, ठीक। यानी वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु, नहीं, इसमें होना चाहिए कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रुओं का नाश करेंगे, विद्रोही शत्रुओं का नहीं, शत्रुओं का, या तो फिर ये लिखा जाए कि हम विद्रोहियों का नाश करेंगे, या फिर ये हो कि हम शत्रुओं का नाश करेंगे, यानी विद्रोही और शत्रु एक साथ यूज नहीं होता, ठीक। तो इसमें सही यही हो जाएगा कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रुओं का नाश करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये हमारा त्रुटिपूर्ण भाग है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, यानी इसमें पूर्ण वर्तमान काल बताना है कि किस वाक्य में पूर्ण वर्तमान है। पूर्ण वर्तमान का मतलब है कि जब कोई घटना पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई हो, ठीक है, उसमें पूर्ण वर्तमान होता है। जैसे अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पूर्ण घटना हो गई हो, ठीक है, यानी अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म बताइए, यानी महूक महुआ, अक्षवाट अखाड़ा, अदरक अदरक, ईक्ष ईख। तो इसमें सही तत्सम तद्भव कौन सा हो जाएगा, कई बार बताया मैंने, अक्षवाट और अखाड़ा, ठीक है, यानी अखाड़े का तत्सम क्या होता, अक्षवाट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग, यानी मुहावरे और लोकोक्तियों का जो प्रयोग होता है ये किस लिए किया जाता है, भाषा को अलंकृत करने के लिए, नहीं, भाषा को अलंकृत करने के लिए तो अलंकार का प्रयोग करते हैं, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करना, या भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका, ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, ठीक है, यानी मुहावरे और लोकोक्ति जो है ये भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, यानी चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा, ठीक। तो देखो चतुर विद्यार्थी, विद्यार्थी कैसा है, चतुर, यानी विद्यार्थी शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, चतुर, और जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता उसी को क्या कहते हैं, विशेषण। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, चतुर विशेषण हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में अगर थोड़ा सा और मैं डिस्कस करूं विशेषण के, ठीक है, देखो विशेषण जो होते हैं, विशेषण, देखो पहली बात तो यह है कि विशेषण क्या होते हैं, मैंने अभी बताया, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, ठीक। अच्छा, इसमें कई बार सवाल पूछा जाता है कि देखो जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है तो उसको तो बोल देते हैं विशेषण, जो विशेषण, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता, ठीक। तो उसको कहा जाता, आपको हमेशा याद रखोगे आप, उसको विशेष्य कहा जाता है, ठीक है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेषण, और जो शब्द मतलब विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है, ठीक है, जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, ठीक है। चलो खैर, जैसे इसमें दे रखा
यही के चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। तो इसमें विशेषण क्या होगा, तो विशेषण तो चतुर हो जाएगा, लेकिन ये जो चतुर शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वही तो विशेषता होगा। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, विद्यार्थी की, तो इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, विशेष्य। विशेष्य इसमें विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक शब्द आप कमेंट बॉक्स में बताना, एक क्वेश्चन है कि विशेषण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके प्रकार आपको बता देना है कि कितने प्रकार के ये होते हैं। ठीक, तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अपने जी। ठीक है, जो मॉक टेस्ट नंबर 5 होगा। ठीक, जो मॉक टेस्ट नंबर 5 होगा। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट किया करो कि ये कैसा आपको क्वेश्चन आपको लग रहे हैं या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।